नमस्कार वे जय द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं जो कनेक्ट है वीरमणि सिक्खापदं समादयामि वीरमणि सिक्खापदं समादयामि वीरमणि सिक्खापदं साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि वंदना आज के द्वितीय दिवस के वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि दिशा निर्देश जारी करें। इसके बाद हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं उनकी अनुमति। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि अपना उद्बोधन रखें। सभी साथी अब अपना हम इधर से ऑल म्यूट कर रहे हैं। जिन साथियों का नाम बोला जाएगा वह साथी ही सिर्फ अपना माइक सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो। तो साफ से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और आज का अध्यक्षीय निर्देश हमें जारी करें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, महामानव बहुजन नायक, जिनकी पुण्य स्मृति में हम लोग आज बैठे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आप सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब का 14वां महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने साथियों ये सोचा कि महामानव मान्यवर कांशीराम साहब का जो जीवन संघर्ष है लगभग 45 वर्षों तक उन्होंने अपने जीवन को साहू फूले अंबेडकर के मूवमेंट के लिए, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए भारत के कोने कोने में घूमकर, पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, जनरल बॉडी में बैठकर ट्रेन में सफर करके कई दिन तक भूखे रहकर हफ्तों और महीनों खाली चना खाकर पानी पीकर उन्होंने अपने जीवन को बहुजन समाज के उत्थान के लिए, भारत देश की प्रगति के लिए, बहुजन समाज में जन्मे सभी
संत गुरुओं के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया है। मेरा नाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मान्यवर कांशीराम साहब के जीवन संघर्ष की चर्चा कराने के लिए ये 4 दिवसीय मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष और महापुरुषों का आंदोलन, ये विषय पर चर्चा कराने का निर्णय लिया है। आज हमारा दूसरा दिन है और 9 अक्टूबर 2006 को ही मान्यवर साहब हमारे बीच से चले गए थे। उनको जाए हुए 14 वर्ष हमारे बीच व्यतीत हो गए हैं। मान्यवर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन महापुरुषों के जीवन संघर्ष के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, हजारों साल से दबे कुचले बहुजन समाज को जो हजारों जातियों में तोड़ा गया था, ऐसे समाज को जोड़कर इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, वो संघर्ष स्मरणीय है, ऐतिहासिक है। और चूंकि जो हमारे देश का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, साहित्यकार, पत्रकार, ये कभी नहीं चाहते कि मान्यवर साहब का जीवन संघर्ष भारत के लोगों के समीप आए, भारत के लोग उसको जान सकें। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपना कर्तव्य समझा है, अपनी जिम्मेवारी समझी है। राष्ट्रीय लेवल पर 4 दिन की ये चर्चा भारत में केवल और केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करा रही है। मैं आपको भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, कई हमारे पढ़े लिखे प्रोफेसर, A1 क्लास के ऑफिसर्स का मेरे पे फोन आया और उन्होंने कहा, साहब मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए सर अपना माइक। जी। कई साथियों ने मुझे फोन करके कहा कि साहब मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष यानी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण लोग जिले पे मनाते हैं, संभाग पे मनाते हैं, कहीं कहीं हमने देखा कभी लोग स्टेट लेवल पे भी मना लेते हैं। लेकिन मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा उनका कहना था कि ऐसे महापुरुष की जीवन पर चर्चा, और वो भी 4 दिवसीय, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर कराने का जो काम किया है, वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने किया है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये बात मुझे कम से कम 10 से लेकर 12 साथियों ने आज दिन भर में फोन करके बताई है। तो ये सारा श्रेय जो जाता है, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो टीम है, आदरणीय बाबूजी रामकिशन अशोकाइन जी, आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, सम्मानित हमारे कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, जो हमारी समस्त टीम है, ये श्रेय उन सबको जाता है कि आज हम मान्यवर कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण पर 4 दिन तक उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आने वाले वक्ताओं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि 8 मिनट से 10 मिनट उनका टाइम रखा गया है, वो उसी टाइम में बिना कोई भूमिका अदा किए केवल महापुरुषों को नमन करके या मान्यवर साहब को नमन करके अपनी बात शुरू करें, और मान्यवर साहब के जीवन की घटना जो उनके जीवन में रही हो, उसको वो समक्ष भारत के लोगों के समक्ष रखें, हमारी आने वाली जनरेशन के समक्ष रखें। इसके लिए मैं आज के संचालक कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई वो शुभारंभ कराएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व अपनी तरफ से 2 मिनट की प्रस्तावना जैसे साहब ने बताया है रख देता हूं।
साथियों, 3000 वर्ष के अगर इतिहास को देखा जाए तो इसमें दो प्रकार की बातें सामने आती हैं। एक यथा स्थितिवाद, एक ऐसी व्यवस्था है जो यथा स्थितिवाद को रखना चाहती है, और एक ऐसी व्यवस्था है जो परिवर्तन लाना चाहती है। 3000 वर्ष के इतिहास को में अगर देखा जाए तो 110 वर्ष के इतिहास को, मौर्य शासनकाल को छोड़कर शेष समय में हमें 4 प्रकार की समस्याओं से गुजरना हो रहा है। भूख और गरीबी, बीमारी और स्वास्थ्य, आंतरिक और बाहरी झगड़े। ये सामाजिक झगड़े हैं, आर्थिक झगड़े हैं, राजनीतिक झगड़े हैं और धार्मिक झगड़े हैं। इसी प्रकार की समस्याओं में काम करने के लिए मानवर साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और उन्होंने कहा, मैं 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को मानता हूँ। एक तो भय सिद्धांत जो सताए जाते हैं, दूसरे वो सिद्धांत जो सता रहे हैं। तो मैं इन दोनों के बीच 6000 जातियों को एक जगह कर उनमें शक्ति उत्पन्न कर, और एक ईंट का जवाब 2 पत्थरों से देने के लिए मैं शक्ति उत्पन्न कर रहा हूँ। इसी शक्ति को उत्पन्न करने के लिए मानवर अध्यक्ष जी ने अपनी जिंदगी के 35 वर्ष लगाए हैं। तो मेरा साथियों से अनुरोध है कि अपने समय में अपनी बात को खत्म करेंगे और मानवर साहब के जीवन की घटना के संबंध में अपनी बात रखेंगे। तो आज के मैं प्रथम वक्ता माननीय धम्मप्रिय MR प्रशांत साहब, संयोजक उड़ीसा, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रथम उद्बोधन में आज वह अपने उद्बोधन रखें। माननीय धम्मप्रिय MR प्रशांत साहब, संयोजक उड़ीसा। अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे माननीय विजय कुमार बोध जी, सह संयोजक, पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो मैं धम्मप्रिय MR साहब से अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। माननीय MR प्रशांत साहब, माननीय MR प्रशांत साहब अपने माइक को अनम्यूट करें और बात रखें अपनी। माननीय MR प्रशांत साहब। तो इसकी अन्य साथी माइक न खोलें, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है। माननीय MR प्रशांत साहब से मेरा अनुरोध है कि वह अपना उद्बोधन रखें। अन्य साथियों से मेरा अनुरोध है कि माइक न खोलें। MR प्रशांत साहब, आप अगर उपस्थित हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। जी अनम्यूट हो गए हैं, अपनी बात रखें। जी प्रशांत साहब, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, आप स्क्रीन पे आ चुके हैं, अपनी बात रखें। सर्वप्रथम महाकाल तथागत प्रबोध हमारे मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में समस्या में सभी संत महापुरुषों को कोटि नमन। तो अपने भारत से बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों द्वारा दलितों, शोषितों और पिछड़ों के स्वाभिमान एवं माइक को अनम्यूट कर लीजिए। प्रशांत साहब, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो हमारे बीच हमारे स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान के लिए किए गए संघर्षों से प्रेरणा लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच में आए, जिन्होंने संविधान के जरिए देश समाज को बराबरी व मानवता का रास्ता दिखाया। ऐसे दलितों, शोषितों एवं पिछड़ों के मसीहा विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में ही निधन हो जाने के बाद बहुजन समाज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट को एक प्रकार से गहरा ग्रहण लग गया था, क्योंकि बाबा साहब के परम भक्त एवं अनुयायी कहलाने वाले लोग अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के कारण एक के बाद एक मनोवादी शक्तियों के हाथों में बिकते चले जा रहे। इसी समय
लेकिन ऐसी समय में कुदरत ने पुणे महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी में सेवारत पंजाब के एक नवयुवक को बहुजन समाज के मूवमेंट को फिर से नई जिंदगी देने का मिशनरी काम करने के लिए तैयार किया। उस युवक का नाम था काशीराम। काशीराम, तेरी नेक कमाई तूने सोती हुई कौम को जगाई। नरगिस अपनी बेनूर पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावर पैदा। इस हमारे समाज को जागृत करने के लिए ऐसे कोई महामानव पैदा नहीं हुए। तो इसी तरह माननीय काशीराम साहब, जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस करुणा भरे अंतिम संदेश आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है वो मैं जीवन भर बेहद तकलीफें और अनंत संकटों का सामना करके तथा अपने विरोधियों से संघर्ष करने के बाद ही कर पाया हूँ। बहुत संकटों और मुसीबतों को झेलकर मैं इस कारवां को आज जहाँ है वहां तक ला पाया हूँ। इस कारवां को सामने आने वाले आगे बढ़ने दीजिए। अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो इसे वही छोड़ दें जहां पर ये विद्यमान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैंने इस कारवां को कुछ नहीं जानने दी। तो यही मेरा संदेश है मेरे लोगों के लिए। इस मार्मिक अपील का युवा माननीय काशीराम जी के दिल पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कारवां को आगे बढ़ाने का तैयार कर डाला। फिर शुरू हुआ सुख, चैन, नींद, नौकरी, रिश्ते नाते सब कुछ त्यागने का सिलसिला को मंजिल पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो यजंदाबाद से एकनिष्ठ होकर काम करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, तो उन्होंने हर प्रांत में गए, देश के कोने कोने अगर बाबा साहब को पहुंचाने वाले कोई आदमी, कोई महापुरुष है तो हमारे दादा साहब माननीय काशीराम साहब। तो इन्होंने सिर्फ ऐसे जगह नहीं है जहाँ वो पहुंचे नहीं है, तो पहले हम जानते हैं तब 1982 में दिसंबर में जो बनाया गया, उसके बाद फिर 83 में उनसे हमारा मुलाकात उड़ीसा में हुआ था। और ये जो उड़ीसा में जो उनसे मुलाकात होने का उससे पहले तो बामसेब था, और छत्तीसगढ़ के जो है कि हमारे कुछ बामसेब साथी हमारे घर आया जा करते थे। और इसी बीच में कारवा में जो ये कोरबा में ठीक बाबा साहब के साथ मेरे पिताजी का मुलाकात हुआ। तो उसके बाद बोले चलो हम आपके उड़ीसा चलते हैं। तो उसके बाद उन्होंने 83 में यहाँ आए हमारे, लेकिन जब आए तो हम क्या सोचे कि हम ये सोचे कि नहीं ये तो बहुत बड़े आदमी है। मेरे पिताजी सोचे कि नहीं इनको कोई रखने के लिए एक होटल चाहिए। तो माननीय काशीराम साहब बोले कि नहीं, मेरे लिए, हमारे लोगों के लिए जो रहते हैं उनके कोने में जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद तो क्या हुआ, हमारा मिट्टी का घर, उसके बाद हमारे एक बगल में उनके घर जो सुदर्शन टंडन बोल के उनके घर गए, वहां रहे और जो दाल भात रोटी जो मिला वो खाए। और दूसरी बात एक बार मैं बोलना चाहता हूँ उड़ीसा के बारे में। तो जब 1991 में जब माननीय काशीराम साहब भुवनेश्वर आए, और उस समय हमारे तालचेर लाइन जो है जो निकलते हैं संबलपुर से या पश्चिम उड़ीसा से होकर भुवनेश्वर, तो उस समय क्या हुआ कि हम जाते जाते एक लेट हो गया खोर्धा में। तो उस खोर्धा में उस समय भुवनेश्वर में मीटिंग खत्म हो चुका था। तो वो खत्म होने के बाद हमारे पश्चिम उड़ीसा से 600 आदमी वहां पहुंच गए। लेट हुआ। जब माननीय काशीराम साहब को ये मालूम हुआ कि नहीं, कि मुझे सुनने के लिए इतने दूर से दूर दराज से जो पश्चिम उड़ीसा से लोग आए हैं, तो उनको तो मैं मीटिंग रखना बहुत जरूरी। और उन्होंने अपना और उन्होंने आकर हमारे भुवनेश्वर में प्लेटफॉर्म में जाकर उन्होंने हमसे हम सवाल लिए। तो इसी तरह फिर एक बात जो है, तो फिर 1994 की बात है। 94 में एक बार मैं तो किताब के वजह से जेल चला गया था। तो जेल चले जाने के बाद तो हमारा पुलिस स्टेट लगा हुआ था, और उसके बाद इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव पे तो हमारा बेल नहीं हो रहा था। तो उस समय माननीय काशीराम था, छत्तीसगढ़ में उनका प्रोग्राम था। और जब मेरे माता जी बोले कि नहीं माननीय काशीराम साहब को फोन कीजिए, तो हमारा जीवराज रात्रे जी जो थे कार्यकर्ता तो छत्तीसगढ़ के, उन्होंने फिर साहब को फोन किए। फोन करने के बाद तुरंत वो आगे आने के बाद
फिर हमारा जो ये संबलपुर का स्टेशन के पास खतरापुर स्टेशन बोलते हैं, तो वहां का एक छोटे से झुपड़ी बस्ती जो है वहां पर वो मीटिंग लिए, और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने मैं उससे जेल के बाद में पकड़ा, और जब उनसे मुलाकात किया तो वहां माननीय काशीराम साहब एक बात है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो बात ये है कि उन्होंने बोले तुम नेता के पीछे मत भागो, लोग पीछे भागो, यानी हम एक सीमित साधन है उसी को लेकर आगे चले। और इसी तरह उन्होंने हर कार्यकर्ता अगर उनको कोई देना चाहता है तो वो क्या करते, मैं ये इसको पी सकता हूँ क्या, और उनका परमिशन ले अनुमति लेते। और उसके बाद मैं कल गया था ऐसे यानी 600 किलोमीटर दूरी पर, तो वहां में बुजुर्ग लोग उन्होंने हमें के बारे में बोलते हैं, हर कोने में जा रहे हैं, यानी एक माइक को अनम्यूट कर लीजिए। प्रशांत साहब माइक को अनम्यूट कर लीजिए। प्रशांत साहब माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट कर लीजिए माइक को। अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत साहब, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी समय में अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो इसी तरह ये बात है। एक बार मैं गया था वो भोपाल में गया, तो मैं तो इतना आदर करता था, मानिए हम उनके सामने नतमस्तक होते, अब झुकते थे, कभी आमने सामने नहीं होते थे। तो वहां जब गए सब कार्यकर्ता, तो उस समय ये देखे कि माननीय काशीराम साहब तो जो है उनके पास मिले नहीं गया, तो हमारे कार्यकर्ता जो है और जो छत्तीसगढ़ के बोले कि साहब आपको याद कर रहे थे, तो यानी देखिए वो मैंने हर इंडिया में घूमते हैं लेकिन हर कार्यकर्ता का नाम वो रखते थे, तो मैं जा नहीं पाया। तो इसी तरह उन्होंने फिर ऐसे एक इलेक्शन हुआ 94 में, तो 94 में उन्होंने बोले कि नहीं, अगर उम्मीदवार अगर देना है तो आप ये प्रशांत को बोलिए, तो वो जिसको बोलेगा ऐसा उम्मीदवार। लेकिन उस समय हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ कोई विकल्प नहीं था, यानी हर 5 साल में इलेक्शन आ जाता था, लेकिन उनमें इनके कोई ये गारंटी नहीं था जो ये हमारे समाज से भी हो सकते हैं। लेकिन उस समय मैं उलझन में पड़ गया, साहब ने मुझे इतने बड़े जिम्मेदारी दिए और मैं कैसे कर सकता हूँ। देखा तो जो उम्मीदवार थे ना वो लायक नहीं थे, शराबी थे ऐसे, लेकिन उनको तो मैं ऐसा समंजस में पड़ गया, मैं क्या करूं क्या नहीं, ऐसे करके रात का 2 बज गया। 2 बजने के बाद टीआर निराला साहब मुझे बोले नहीं साहब का आदेश है। उसके बाद सुबह हो गया और मैं फिर बोला दूसरे आदमी को आप जाकर बोलिए, और मैं ऐसे तय नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि जो भी यानी उम्मीदवार होना चाहिए वो समाज सेवी होना चाहिए, वो एक यानी वास्तविक प्रतिनिधि। सर निवेदन है अपनी समय में बात पूरी करें। सर समय में बात। तो इस तरह आज हम सब मान्यवर काशीराम जी के इस जीवन संघर्ष एवं दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर इनके अधूरे कार्यों को हम जरूर पूरा करेंगे और इनके सच्चे अनुयायी बनकर कि हमारे बहुजन समाज के हित में अपने अंदर पुरुषों और महापुरुषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मान्यवर काशीराम जी के त्याग और संघर्ष को सत सत नमन। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रशांत साहब, आपने अपनी तरफ से पूरी हम सबको मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। थैंक्सफुल। अब मैं द्वितीय वक्ता के रूप में माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, सह संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, सह संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तैयार रहेंगे।
माननीय एडवोकेट जोगिंदर पाल सिंह, सह संयोजक पंजाब। तो मैं द्वितीय वक्ता जी से अनुरोध करता हूं, विजय कुमार बोध जी, सह संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश, वह अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। अन्य साथियों से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को म्यूट न करें, अनम्यूट न करें। बोध जी अपनी बात रखें। विजय कुमार बोध जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप जुड़ चुके हैं। जूम में जुड़े हुए सभी सहयोगी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों को मैं नमन करते हुए, एक बहुजन समाज के एक सितारा हैं मान्यवर कांशीराम जी, उनके जीवन संघर्ष और उनके जीवन काल के बारे में मैं कुछ जो मुझे जानकारी है वो मैं बताना चाहूँगा। जो इनका प्रारंभिक जीवन रहा, जो मानव का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोड़ापुर गांव में हुआ था। रैदासी सिख परिवार था इनका। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़ करके सिख धर्म को अपनाया हुआ था। कांशीराम के पिता बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस जीवन में ये निश्चित किया हुआ था कि वो अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे, जिसके चलते कांशीराम जी 2 भाई और 2 बहनें, 4 बहनें थीं। ये अपने परिवार में सबसे बड़े थे। बड़े होने के कारण इनकी शिक्षा भी बहुत अच्छी थी, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। और बीएससी की पढ़ाई करने के बाद 1958 में स्नातक हो गया। जब इनका बीएससी कंप्लीट हो गई, तब इनको पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक पद पर नियुक्ति मिली। इसके बाद इनका जो कार्यकाल है, 1965 में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश न होने के कारण इनके मन में एक विरोध की भावना जगी और एक संघर्ष करने की जिज्ञासा जगी। उसके मेन कारण बने दीना भाई के माध्यम से इनके मन में एक संघर्ष करने की बात आई। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज, जो हमारा बहुजन समाज है, पीड़ित था, को अधिकार दिलाने के लिए, लड़ने के लिए मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा और बी.आर. अम्बेडकर साहब के कार्यों का गहन अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की, उनकी किताबों के बारे में देखा। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी पद से, जो वैज्ञानिक थे, उससे इस्तीफा दिया और सहकर्मी के साथ मिलकर, इन दीना भाई के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक संस्था बनाई, जिसका नाम बामसेफ हुआ। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई सबसे पहले। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए किया गया था, असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा, अंधविश्वास के बारे में भी जागृत करना था। धीरे धीरे इस संस्था से अधिक लोग जुड़ते गए, जिससे यह काफी सफल रही। सन 1973 में कांशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बामसेफ नामक एक संगठन स्थापित किया, जिसका क्रियाशील कार्यालय 1976 में दिल्ली में शुरू किया गया। इस संस्था का आदर्श वाक्य था, एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। इस संस्था में अंबेडकर के विचारों और उनकी मान्यताओं को लोगों तक बुनियादी स्तर से पहुंचाने का कार्य किया गया। इसके पश्चात कांशीराम जी ने अपना प्रसार तंत्र मजबूत किया, लोगों से मिलने का माध्यम अपनाया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल करके जाति प्रथा, भारत में इसकी उपज और अंबेडकर साहब के विचारों के बारे में जागरूक किया। अंबेडकर रूपी एक वृक्ष खड़ा करने का, एक पौधा लगाने का काम किया। वे जहाँ जहाँ गए उन्होंने अपनी बात का प्रचार किया, उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिलता गया। सन 1980 में उन्होंने अंबेडकर मेला नाम से पद यात्रा शुरू की, जो साइकिल यात्रा थी इनकी, और उनके विचारों को चित्रों और कहानियों के माध्यम से दर्शाया गया। 1984 में कांशीराम जी ने बामसेफ के समांतर एक दूसरे संगठन का निर्माण किया, DS4। इस समिति की स्थापना उन्होंने कार्यकर्ताओं के बचाव के लिए की गई थी, जिन पर जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे। अगर वो जाति प्रथा के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं तो विरोधी लोग उन पे हमले करते थे। 1986 में उन्होंने ये कहते हुए कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, 1984 में अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई हुई थी। 1986 में उन्होंने इस तरह से किया। पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से कांशीराम जी ने, अगर सरकारें कुछ करने का वायदा करती हैं तो उसे भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा वे
स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे उनके वादे पूरे करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद इनका जो राजनीतिक योगदान है, इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा कांशीराम जी ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसके माध्यम से कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। इसके बाद में मृत्यु का समय होता है। कांशीराम को मधुमेह यानी कि शुगर और रक्तचाप की समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा हुआ था। दिमाग की नस में खून का गड्ढा जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। 2004 में तबीयत ज़्यादा खराब होने के चलते सार्वजनिक संपर्क को छोड़ दिया उन्होंने। करीब 2 साल तक शैय्याग्रस्त रहने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार बहुत रीति रिवाजों से किया गया। उनकी जो जीवन की विरासत है, कुछ विरासत में इस तरह है। मान्यवर कांशीराम जी की महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनके जीवन की उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में नंबर 1 आता है कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, जिसमें 10 लाख रुपए का प्रावधान है। दूसरा है कांशीराम कला रत्न पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए का प्रावधान है। कांशीराम भाषा रत्न सम्मान 2.5 लाख का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम कांशीराम नगर रखा गया। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया। इनकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ टाइमलाइन, कुछ घटनाएं हैं। 1934 में इनका 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में जन्म हुआ था। 1958 में इनको नौकरी मिली हुई थी वैज्ञानिक पद की। 1971 में इन्होंने नौकरी छोड़कर के SC, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक संस्था की स्थापना की, भामसेप की। 1973 में भामसेप बनी। 1976 में इनका भामसेप का कार्यालय बनाया गया। 1981 में DS4 बनी। 1984 में BSP पार्टी की गठन हुआ और 9 अक्टूबर 2006 में इनकी इच्छा थी कि 14 अक्टूबर 2006 में बौद्ध दीक्षा लेने की सोच रहे थे, लेकिन उनकी मर्जी मन मुताबिक उनकी इच्छा पूरी न हो सकी और 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके आज ये पुण्यतिथि है। आज उनका 14वां परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हम उन्हें आदरांजलि समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विजय बौद्ध साहब। आपने कम समय में, अपने सीमित समय में बहुत सारी बातों को रखने का प्रयास किया। अब मैं तीसरे वक्ता के रूप में माननीय एडवोकेट जोगिंदर पाल सिंह से संयोजक पंजाब, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। माननीय जोगिंदर पाल सिंह, एडवोकेट जोगिंदर पाल सिंह, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपना उद्बोधन रखें। जी, माइक अनम्यूट हो गया है, अपनी बात को रखें। जी सर, अपनी बात रखें। माननीय जोगिंदर पाल साहब, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। चौथे वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे माननीय शंकर लाल टमटा जी, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी उत्तराखंड। तो जोगिंदर पाल साहब, आपका माइक अनम्यूट है। आपसे निवेदन है कि अपनी बात को रखें। अन्य साथी अपने माइक को बिल्कुल अनम्यूट कर दें। सिर्फ जिन साथियों का नाम इधर से उद्बोधन के लिए रखा जा रहा है, वह साथी अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जोगिंदर पाल साहब, आपका माइक अनम्यूट है, आप अपनी बात को रखें। जोगिंदर पाल साहब जुड़े हैं, उनका माइक भी अनम्यूट है, लेकिन किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
जब कनेक्टिंग होंगे उनको हम मौका देंगे। तो मैं चौथे वक्ता के रूप में माननीय शंकर लाल टमटा जी, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी उत्तराखंड, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी उद्बोधन रखें। माननीय शंकर लाल टमटा साहब। हो गया जी सर, जी हाँ हो गया जी। आवाज आ रही सर? जी आ रही है जी। जी सर, उद्बोधन रखें अपना। टमटा साहब अपनी बात को रखें। माननीय टमटा जी अपना उद्बोधन रखें। अनम्यूट करें अपने माइक को, अनम्यूट करें टमटा जी अपने माइक को। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जय भीम नमो बुद्धाय। जी जोगिंदर पाल साहब बोल रहे हैं। आवाज आई मेरी? हाँ जी जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा, आ रही है? जी आ रही है। हाँ तो मैं शुरू करता हूँ, बीच में जी डिस्टर्ब हो गया ना। जी 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 जी। सभी को महापुरुषों को नमन करते हुए साहब आपका आवाज तो नहीं सुन पा रहे हैं। किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण अब आई आवाज? जी आ रही है, आ रही है जी। आ रही है साहब? जी आ रही है। हाँ तो ये मैं करता हूँ, तो फिर करता हूँ वहीं से शुरू। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हो गया था। उसके उपरांत बहुजन समाज में शून्यता आ गई थी और तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी, मनवादी सोच के जो सरकार थी, तो उनको ये अच्छा अवसर मिला कि दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों का मसीहा जो है इस संसार से चला गया। अब हम जैसे चाहेंगे इस समाज को अपने अनुसार इसका हम उपयोग करेंगे। आवाज आ रही साहब? जी आ रही है बात। हेलो, जी आ रही है, आ रही है। तो जैसा पहली बार बोल रहा हूँ ना, तो इसी बीच माननीय काशीराम जी का उदय होता है 63-64 ईस्वी में। उन्होंने बाबा साहब की एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी। इससे उनको भारत में दलितों की स्थिति भली भांति ये परिचित हुए और आते आते 1964 में इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, अनुसंधान सहायक प्रथम श्रेणी की नौकरी से। इसके उपरांत बाबा साहब की पुस्तकों का लगभग 7-8 वर्ष तक गहन अध्ययन चिंतन किया। बाबा साहब के साहित्य आत्मसात करने के उपरांत उसके प्रचार प्रसार पर निकल पड़े। आवाज आ रही सर? जी आ रही है, कंटिन्यू। हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। जी हाँ, मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के उस कथन को आत्मसात किया, जिसमें बाबा साहब ने अपनी पुस्तक रनाडे, गांधी और जिन्ना में उल्लेख किया है। जर्मन दार्शनिक मैजनी ने एक बार कहा था, आप व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, उसके महान विचारों की नहीं। बाबा साहब ने इस विचार के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है
कि मुझे यह सबसे गलत विचार प्रतीत होता है। बाबा साहब इसके संबंध में आगे कहते हैं कि मनुष्य नश्वर होते हैं, उसी प्रकार विचार भी नश्वर होते हैं। यह विचार गलत है या यह सोचना गलत है कि विचार अपना संवर्धन स्वयं कर सकते हैं। संवर्धन मीन्स प्रचार प्रसार स्वयं कर सकते हैं। बाबा साहब उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जिस प्रकार पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विचार को प्रचारित करने के लिए प्रचारकों की आवश्यकता होती है। अन्यथा जैसे पानी के अभाव में पौधा सूख जाता है और प्रचार के अभाव में विचार नष्ट हो जाते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के साहित्य का स्वयं अध्ययन करके बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करने का पूरे भारत में बीड़ा उठाया। आज हम अपने जिन महापुरुषों तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर के महान योगदान की चर्चा करते हैं, उनको जन जन तक प्रचारित प्रसारित करने का एकमात्र श्रेय मान्यवर काशीराम जी को जाता है। मान्यवर काशीराम जी ने बाबा साहब के बाद अपने समतावादी महापुरुषों का इतिहास गर्त से खोजकर जनमानस के सामने रखा और सपनों का भारत बनाने का प्रयास किया। मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि मान्यवर काशीराम जी नहीं होते तो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद बाबा साहब को भी मनुवादी व्यवस्था भुलाने का षड्यंत्र रचती और भारत का दलित समुदाय समाज बाबा साहब को लगभग भूल गया होता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे उसकी भूमिका में लिखते हैं, मुझे कवि भवभूति के कथन से सांत्वना मिलती है जिसमें उन्होंने कहा था, समय अनंत है, पृथ्वी विस्तृत है, एक दिन ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो मेरे कथन की प्रशंसा करेगी। यह उक्ति मान्यवर काशीराम जी पर अक्षर से ठीक बैठती है। आज हम मान्यवर काशीराम जी के संघर्ष की बदौलत बाबा साहब के साहित्य संघर्ष और अपने महापुरुषों तथागत गौतम बुद्ध से लेकर कबीर, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर इत्यादि महापुरुषों को जान पाए हैं। ये सब करिश्मा मान्यवर काशीराम जी के प्रचार प्रसार का प्रतिफल है। जन जागरण से बहुजनों के महापुरुषों एवं इतिहास को खोजने का अभियान चल पड़ा। भारत में हजारों हजार लेखकों का उदय हुआ, जिसमें इतिहास विहीन लोगों को अपने गौरवपूर्ण इतिहास की जानकारी हुई, धर्म विहीन लोगों को अपने धर्म की जानकारी हासिल हुई, शिक्षा विहीन लोगों को कैसे शिक्षा प्राप्त हुई इसकी जानकारी मिली। इस प्रकार मान्यवर काशीराम जी का कारवा सत्ता की तरफ आगे बढ़ा और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बनाया। मान्यवर काशीराम जी ने होश सकत नहीं हो सकता को होश सकत में परिवर्तित करके बहुजन समाज एवं देश के सामने रखा। बाबा साहब की पहली इच्छा थी बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना, दूसरी चाहत थी भारत को बौद्धमय बनाना। बाबा साहब की उपरोक्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम जी कहते हैं, हमने बाबा साहब की दोनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाया है। क्या प्लान था उनका? पहला प्लान कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बनने का। दूसरा प्लान था कि संपूर्ण देश में बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाने का। और तीसरा प्लान था देश में बौद्ध में बनाने का। तो
इसी क्रम में मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहूंगा, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का राज्य में सम्मिलित था तो मान्यवर काशीराम जी द्वारा जहां जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और तत्कालीन उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का एक अंग था, यहाँ का चौमुखी विकास करने के लिए कुछ योजनाएं उन्होंने प्रचारित की, उन पर काम किया और उनको अमली जामा पहनाया। तो उत्तराखंड के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 किलोमीटर नई रोडों का निर्माण कराया, 5 झूला पुल का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्माण किया, 5 चिकित्सालयों का निर्माण किया, 5 हाई स्कूलों का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्माण किया और 5 इंटरमीडिएट कॉलेजों का उत्तराखंड में निर्माण किया। इसी प्रकार से उत्तराखंड के छोटे छोटे जिले बनाए। इसमें 4 जिलों का निर्माण अपने शासन काल में मान्यवर काशीराम जी ने करवाया। उधम सिंह नगर का निर्माण 29 सितंबर 1995 को किया, बागेश्वर का निर्माण 11 सितंबर 1997 को किया, चंपावत जिले का निर्माण 11 सितंबर 1997 को किया और रुद्रप्रयाग का 17 सितंबर 1997 को किया। इसी प्रकार से उत्तराखंड में तहसीलों का निर्माण किया, 8 तहसीलें बनाई। इसमें विकास नगर देहरादून 1987, ऋषिकेश देहरादून। माननीय टमटा साहब, मेरा अनुरोध है, समय में अपनी बात को पूर्ण करें। हाँ, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। श्रद्धांजलि की बात करना है हमको जी। तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा ये मान्यवर काशीराम जी के अनुसार जी, अन्य साथियों को भी समय दे रहे हैं हम सब। तो मैं अधिक ना कहते हुए आज के इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बात को अधिक ना कहते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने मेरी बातों को सुना, मैं पहली बार इस पर बोला हूं, कहीं पर कोई त्रुटि होगी तो उसको अन्यथा बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे आदरणीय हैं, सीनियर हैं, आपसे हमेशा सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब मैं जोगिंदर पाल साहब से अनुरोध करता हूं कि आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। पंजाब से हैं सह संयोजक जी माननीय जोगिंदर पाल साहब जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, अपनी बात को रखें। जोगिंदर पाल साहब, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है जी। आ गए लोग। जोगिंदर पाल साहब, आप बात रखें, आपका माइक भी अनम्यूट हो चुका है। अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे आसाराम बौद्ध जी, सह संयोजक छत्तीसगढ़। जोगिंदर पाल साहब के बाद अपनी बात रखेंगे आसाराम बौद्ध जी, सह संयोजक छत्तीसगढ़। जोगिंदर पाल साहब, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप अपना उद्बोधन रखें। आवाज नहीं आ रही आपकी हम तक, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है वो। जी, आपके ये ईयरफोन निकाल लीजिए, इसमें प्रॉब्लम है। ईयरफोन निकाल लीजिए, डायरेक्ट बात रखिए बगैर ईयरफोन के। माननीय जोगिंदर पाल साहब, आपका हेडफोन निकाल लीजिए, बगैर हेडफोन के अपना उद्बोधन रखें। जी, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, समय मिलेगा तो फिर हम आपको दोबारा मौका देंगे। मैं अगले वक्ता माननीय आसाराम बौद्ध जी से संयोजक, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। माननीय आसाराम बौद्ध जी, छत्तीसगढ़। आवाज आ रही है सर? जी, आ रही है। सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन, दलितों, शोषितों
पिछड़ों अल्पसंख्यों में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। बाबा साहब, जैसा कि पिछले वक्ताओं ने बताया, बाबा साहब के जाने के बाद कांसीराम साहब ही ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यों के लिए वो रास्ता बताया जिस पर चल करके हम आज आगे बढ़ रहे हैं। सोचा तो ये गया था कि बाबा साहब जाने के बाद कोई मसीहा बाबा साहब पैदा होगा या नहीं होगा। बाबा साहब की बातों को जाते जाते वो प्रकट करके भी गए थे कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। कांसीराम साहब वैसे तो नंबर क्लास 1 अधिकारी बनकर के वो बने हुए थे, लेकिन उनके सामने एक ऐसी घटना घटती है जिससे उनका मूड चेंज हो जाता है और टर्निंग पॉइंट वहीं से होता है। दीना भाना नाम का व्यक्ति जो उनके यहाँ चतुर्थ श्रेणी में काम करता था, उसका जहाँ पर वो काम करते थे वहां पर बाबा साहब अंबेडकर और भगवान बुद्ध के नाम पर जयंती पर छुट्टियां घोषित थी, लेकिन कुछ मनुवादी विचारधारा वाले लोगों ने उन छुट्टियों को चेंज करके भगवान बुद्ध को दीपावली के रूप में और बाबा साहब अंबेडकर को तिलक के रूप में परिणित कर दिया, जिसका दीना भाना ने लिखित रूप में भारी विरोध किया। मनुवादियों की चाल सफल हो ही गई थी कि दीना भाना ने अकेले जो मेहनत करके उसका भारी विरोध किया। सभी लोग सभी की आंखों की किरकिरी बन गए। दीना भाना की बात को जो है सिर्फ कांसीराम साहब अधिकारी होते हुए बहुत बारीकी से जज कर रहे थे कि एक दिन वहां पर जितने मजदूर थे उतने मजदूरों को जो है कंपनी वालों ने या तो आपको छुट्टी चाहिए या नौकरी चाहिए कह करके आधे उनको बुलाया और जो है उनके संघर्ष को रोकने के लिए ये चाल चली। बेचारे अधिकांश व्यक्ति महाराष्ट्र से थे, महार कौम से थे, गरीब थे। उन्होंने रोजी रोटी के चक्कर में संघर्ष को वापस लेने की घोषणा की, लेकिन जब दीना भाना का समय आया तो दीना भाना अकेले डट गए और बोले मेरे को नौकरी भी चाहिए और बाबा साहब अंबेडकर भगवान बुद्ध के जन्मदिन पर छुट्टी भी चाहिए। तब जो है उन्होंने इनको ऑफिस में अकेले बुलाया और अकेले बुला करके उनसे कहा कि बताइए, वो तो महाराष्ट्र, आप बाबा साहब महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप अलग प्रदेश के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के लोग जब नहीं चाहते उन्होंने अपना वापस कर लिया, आप भी ले लीजिए। बोले नहीं, मैं नहीं ले सकता। तब उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया। और जब वो आंसू लेके बाहर जा रहे थे उस समय कांसीराम साहब बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा क्या हल्ला, उन्होंने पूछा, उनके टुकड़े को रोया और तब वहां से उन्होंने उनके दिमाग में ये चीज आई, चौथे वर्ण का, चौथे क्लास का कर्मचारी बाबा साहब को इतने हो रहा है, हम क्लास 1 का होके नहीं कर पा रहे हैं। वहां से उनका मूड चेंज हुआ और उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं उस समय कर डाली। उन्होंने कहा, उस समय वो अविवाहित थे, उनकी शादी होने वाली थी। उन्होंने उसी समय उस प्रतिज्ञा की कि मैं समाज के लिए बाबा साहब जो बोल गए हैं उस करुए को आगे बढ़ाने के लिए जब तक इनको हुक्मरान नहीं बनाऊंगा, इनके लिए आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तब तक मैं जो है प्रतिज्ञा करता हूं कि 3 वचन दिए उन्होंने। एक तो शादी नहीं करूंगा, दूसरा तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक इनको हुक्मरान नहीं बना दूंगा, और तीसरा अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं करूंगा। वो कांसीराम साहब का टर्निंग पॉइंट रहा और उन्होंने देश में साइकिल से घूम करके
साइकिल से घूम घूम करके इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत किया कि जो आज जो हम देखते हैं सबसे भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। पहला चुनाव उन्होंने छत्तीसगढ़ से जांजगीर चांपा से ही लड़ा था और लोगों ने उनका साथ दिया। उन्होंने पिछड़ों, अल्पसंख्यक और दलितों को ऐसे ऐसे फार्मूले दिए, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया कि आज हमारा समाज बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। पिछड़ों के लिए उन्होंने कहा कि हमारा पिछड़ा वर्ग अभी सोए हुए हाथी के समान है, जब ये हाथी बैठा भी रहता है तो मनुष्य के बराबर रहता है। ये समाज उठने में भी समय लगता है और जब खड़ा हो जाता है तो बैठने में भी समाज लगता है। और मनुवादियों, ये आप भूल जाइए कि ये समाज सोया हुआ है, ये समाज जागेगा, जरूर जागेगा, एक दिन जागेगा। जिस दिन जागेगा उस दिन जिस तरफ मुंह करके देखेगा उस दिन सफाया हो जाएगा। तो बंधुओं, हमारा दलित समाज, शोषित समाज पिछड़े के साथ है। आज पिछड़ा वर्ग धीरे धीरे जाग रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग में अलग अलग जगह अलग अलग कौम रहते हैं। कुछ कौमों के बारे में, एक कौम के बारे में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ एक समाज है जिसको कोलता समाज कहते हैं। कोलता समाज पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा था कि कोलता समाज या तो बोलता नहीं है और बोलता है तो फिर डोलता नहीं है। एक कहावत सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि हमारे साथी पिछड़ा वर्ग में कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उड़ीसा प्रदेश में ब्रंची भोई नाम के व्यक्ति, यहाँ पर एक बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार की रक्षा के लिए ब्रंची भोई को ही श्रेय जाता है। भगवान के बुद्ध के नाम पर उन्होंने एक कॉलेज भी खुलवा रखा है। वो वहां पर जो मनुवादियों ने कब्जा किया था उसको हटा करके वो जो है बुद्ध विहार का जो है बना के रखे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के जाने के बाद कांसीराम साहब ने 9 अक्टूबर 1934 में जन्म लिया। उस समय उनकी मां ननिहाल गई हुई थी, नाना घर गई हुई थी, वहां पर जन्म लिया। और जब तक उनका अंतिम समय 15 मार्च 2006 9 अक्टूबर 2006 में उनकी मृत्यु हुई। तो मैं ये सोचूंगा कि उनकी श्रद्धांजलि सच्ची तभी होगी जब हम जो है उनके अधूरे मार्ग को पूरा करने में सहायक हों। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय आसाराम बोस साहब, आपने अपने समय में पूरी बात को रखा, बहुत अच्छे से रखा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में एक बार और पुनः मौका देता हूं माननीय जोगिंदर पाल सिंह, जो सह संयोजक पंजाब से हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना उद्बोधन रखें। अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे इंजीनियर सत्यवीर सिंह, संयोजक दिल्ली। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात जी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जी बात रखें। मैं आज के विषय पर चर्चा करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध जी से लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले दबे कुचले एवं गरीबों की रहनुमा आवाज़े कौम एवं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक साहब श्री कांशीराम जी को उनके 14वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बहुजन समाज में समय समय 150 से अधिक महापुरुषों ने जन्म लिया है। इसी श्रृंखला में 15 मार्च 1934 को भारत के एक गांव ख्वाशपुरा, जिला रूपनगर, पंजाब में साहब श्री कांशीराम जी का जन्म हुआ।
कांशीराम जी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रक्षा उत्पादन एवं अनुसंधान संस्थान पूना में वैज्ञानिक के तौर पर सरकारी नौकरी की। पूना में नौकरी के दौरान एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, उन्होंने अपने कुछ साथी कर्मचारियों के द्वारा मिशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, तो वह जानकर हैरान हुए। तब सच्चाई को गहराई से जानने के लिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित साहित्य पढ़ना शुरू किया एवं उसी दौरान वहां के मैनेजमेंट ने डॉक्टर अंबेडकर जयंती का रद्द कर दिया। इस परिस्थिति ने साहिब श्री कांशीराम जी के जीवन को बदलकर ही रख दिया। घटना इस प्रकार थी, जब साहब श्री कांशीराम जी पुणे की गोला बारूद फैक्ट्री में क्लास 1 अधिकारी के रूप में तैनात थे, वहीं पर जयपुर राजस्थान के रहने वाले माननीय दीना बाना जी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। वो वहां की SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। अंबेडकर जयंती पर छुट्टी को लेकर माननीय दीना बाना जी का अपने सीनियर से विवाद हो गया। बदले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनका साथ देने आए महाराष्ट्र के DK खापर्डे का भी यही हशर हुआ। जब साहब श्री कांशीराम जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि मैं बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी देने वाले कि जब तक छुट्टी ना कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर साहब श्री कांशीराम जी संघर्ष में शामिल हुए। उन्हों को भी सस्पेंड कर दिया गया। फिर उन्होंने उस अधिकारी की पिटाई की जिसने उन्हें सस्पेंड किया था। श्री दीना बाना जी को बहाल कर दिया गया, लेकिन उनका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया। साहब श्री कांशीराम जी ने सोचा कि जब हमारे जैसे अधिकारियों पर अन्याय होता है तो देश के अन्य दलित पिछड़ों पर कितना अत्याचार होता होगा। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर संघर्ष किया। साहब श्री कांशीराम जी का पहला संघर्ष वहां से ही शुरू हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती का अवकाश पुनः बहाल करवाने में उनका संघर्ष सफल हो जाता है। साहब श्री कांशीराम जी ने संकल्प किया कि मैं भविष्य में एक ऐसा अभियान चलाऊंगा जिससे बहुजन समाज के लोगों को अपने सच्चे इतिहास एवं महापुरुषों की विचारधारा व उनके जीवन संघर्ष की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो सके। साहब श्री कांशीराम जी ने अपने संकल्प अभियान की पूर्ति के लिए अपने निजी जीवन में 5 संकल्प लिए। पहला संकल्प, मैं इस नौकरी को छोड़ूंगा, साथ ही जीवन भर कभी भी नौकरी नहीं करूंगा। दूसरा, मैं अपने घर और परिवार को छोड़ूंगा, साथ ही जीवन भर कभी भी अपने घर नहीं आऊंगा। तीसरा, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। चौथा, मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं बनाऊंगा। पांचवा, मैं जीवन भर बाबा साहब अंबेडकर मिशन की जानकारी अथवा महापुरुषों की विचारधारा समाज में फैलाने का काम करूंगा। फिर उन्होंने अपने 5 संकल्प के अनुसार किया, जो निम्नलिखित है। बतौर वैज्ञानिक राजपत्र अधिकारी की नौकरी से इस्तीफा दिया। 2, घर परिवार छोड़ा। 3, शादी नहीं की। चौथा, चल संपत्ति का त्याग किया। 5वां, आजीवन संघर्षशील रहे। साहब श्री कांशीराम जी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी की कर्मस्थल महाराष्ट्र गए। वहां जाकर उन्होंने बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य लेकर उसे मजबूत करने का प्रयास किया एवं वहां 8 वर्षों तक रहे। लेकिन साहब श्री कांशीराम जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के स्वार्थी किस्म के आगू की मानसिकता एवं गतिविधियों से निराश होकर वापस दिल्ली लौट आए। सन 1977 में दिल्ली करोल बाग में रहकर जब साहब श्री कांशीराम जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
के अधूरे मिशन को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्र की तकरीर ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया। कानून फैकल्टी की 21 वर्षीय छात्र अनुसूचित जाति के अधिकारों व सम्मान की लड़ाई सोच रखने वाली एक ऐसी युवा थी जिससे साहब श्री कांशीराम जी के जीवन को नया धारा मिली। ये युवा छात्रा ही बहन कुमारी मायावती जी थे। साहब श्री कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1978 को बाम से यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन नामक एक कर्मचारी संगठन बनाया। बाम से के माध्यम से कर्मचारियों को पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर समाज के लिए तैयार करने का अभियान शुरू किया। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने DS4 का गठन 6 दिसंबर 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष को संगठित करने के मकसद से किया। पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के माध्यम से एक सामान्य समाज यानी जाति विहीन समाज की सर्जन के लिए 743 जातियों को जोड़ने के लिए जात तोड़ो समाज जोड़ो के तहत अनेक आंदोलन व रैलियां का श्रृंखलाबद्ध प्रोग्राम आयोजन किया। फिर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी नाम से नए राजनीतिक दल की स्थापना करके पूरे देश में साइकिल से घूमकर बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन समझाया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ही नहीं दिलवाया, बल्कि पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर मनुवादियों के मुंह पर तमाचा मारा। साहब श्री समय में अपनी बात को पूर्ण करेंगे। जीवन संघर्ष की बदौलत बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। बहन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। साहब कांशीराम जी का कहना है कि हमारे समाज के लिए राजनीति बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महापुरुषों की विचारधारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मिशन व्यवस्था परिवर्तन का है। इससे व्यवस्था परिवर्तन के तहत साहब श्री कांशीराम जी ने पूरे देश में घूम कर लोगों को कैडर कैंप के माध्यम। माइक अनम्यूट कर ले सर, आपका माइक अनम्यूट कर ले। माइक अनम्यूट करें सर। माइक अनम्यूट कर ले सर आपका। जी माइक अनम्यूट कर रहे। जी हो गया। हेलो जी हो गया। थैंक यू। उन्होंने उनका ये भी कहना था कि बहुजन समाज के 85% वोट है और 15% वाले लोग हम पर राज कर रहे हैं, लेकिन अब कांशीराम ऐसा नहीं होने देगा। आवाज नहीं आ रही है जी। आवाज आ रही है, बिल्कुल कंटिन्यू रख। उन्होंने एक नया नारा बहुजन समाज को दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। पूरे भारत में जिसकी गूंज सुनाई दी। साहब श्री कांशीराम जी का मानना था कि हमारे समाज के लोगों की जमीनें छीन कर ये मनुवादी लोग भूस्वामी बन बैठे हैं और कुछ जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है, जिससे हमारा समाज भूमिहीन समाज हो गया है, जो कि संविधान की मूलभूत विचारधारा के प्रतिकूल है। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज को सरकार की जमीन वापस लेकर देने का संकल्प लेते हुए बहुजन समाज को एक नया नारा भी दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उनका ये भी कहना था कि इस देश के मालिक हम हैं और हम थे। मालिक कभी भी मांगता नहीं बल्कि देता है, इसलिए हमें मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाना है। साहब कांशीराम जी ये भी समझते कि हमारे समाज के लोग पहले ही तो मनुवादियों की चमचागिरी करते हैं और बाद में लालच में आकर बिक जाते हैं,
इसलिए उन्होंने हमें ना बिकने वाला समाज पैदा करना होगा, जिसके लिए हमें ना बिकने वाला नेता तैयार करने होंगे। समय में अपनी बात पूरी करें, अन्य जैसे साथियों कि को हम मौका देना पहली है। बात जानते हैं कि 6 समय से पूरी दिसंबर बात करें। 1952 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण के बाद धीरे धीरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच को बहुजन समाज के दिलों में से एक साजिश के तहत निकाल दिया गया था। आज पूरे देश में अम्बेडकर युग आ गया है। गांव गांव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाने लगी है। उनकी जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। साथ ही बाबा साहब के नाम पर हजारों संगठन बन चुके हैं। इसके अलावा आज पूरे विश्व में सैकड़ों देशों में बाबा साहब को स्मरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि विश्व की महाशक्ति अमेरिका ने भी अपनी संसद में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित किया है एवं बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया है। इस जागृति का श्रेय भी साहब श्री कांशीराम जी को इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लोगों के दिलों में पूर्ण जीवित किया था। इसलिए बहुजन समाज कहता है कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने स्तुति कौम जगाई। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। इसी के साथ मैं साधुवाद, धन्यवाद, थैंक्स सर, आपने बात को रखा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय इंजीनियर सत्यवीर कौशल जी, संयोजक दिल्ली, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। माननीय सत्यवीर सिंह कौशल, संयोजक दिल्ली। और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे माननीय ताराचंद बौद्ध जी, सह संयोजक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सत्यवीर सिंह कौशल जी से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करते हुए बात रखें। माननीय इंजीनियर सत्यवीर सिंह कौशल जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात रखें। अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन है ताराचंद बौद्ध जी, सह संयोजक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो अपने माइक को म्यूट करें, अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। माननीय ताराचंद बौद्ध जी। हेलो जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, हाँ। मैं सबसे पहले तथागत सम्यक संबोध बोधिसत्व अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए मानवर काशीराम साहब के 14वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मानवर काशीराम साहब का जीवन बड़े ही संघर्षमय और कठिनाइयों से गुजरा है। बहुत से वक्ताओं ने उनके जीवन के बारे में बताया है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत जो उनका जो संपर्क रहा है, जो संघर्ष रहा है बरेली में, मैं समझता हूँ कि बरेली में सबसे ज्यादा संघर्ष मानवर काशीराम साहब ने किया और ऐसे ही अन्य जिले वाले भी समझते हैं जो मैंने अब तक सुना है। मानवर काशीराम साहब ने जब DS4 बनाया 1984 में बरेली में, उस समय DS4 का जो प्रचार और प्रसार था चरम पर था। उस समय एक ऐसी घटना घटित हुई, हृदय विदारक घटना घटित हुई। ग्राम बदौली में जो फरीदपुर तहसील में आता है, वहां के जो सरबराज सिंह MP थे बरेली के, और आंवला से सरबराज सिंह के भाई MLA थे, रामचंद्र विकल फरीदपुर से MLA थे। उन्हीं के गांव बुधौली में उनके भाई रामचंद्र सिंह एक जाटव लेखराज नाम जी लेखराज जी के घर पहुंचे और उनसे कहा, हे लेखराज, चल तू मेरे खेत पर काम कर। लेखराज उस समय बहुत बीमार थे और बीमारी के कारण उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है। इतना सुन करके उनका भाई को गुस्सा आया और घर से बंदूक ला करके लेखराज जट पे गोली मार दी और उसी स्पॉट पर
एक राज्य खत्म हो गए और उसमें DS4 का संघर्ष और DS4 का आंदोलन और DS4 का प्रचार चरण पर था। इसकी सूचना तुरंत मानवर काशीराम साहब को दी गई। मानवर काशीराम साहब ने कहा, हाँ, फरीदपुर थाने जाकर के रिपोर्ट लिखाइए। और हम सब लोग थाने जब पहुंचे तो वहां थानेदार ने भगा दिया और गालियां दी कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। सरवा सिंह MP और उनके भाई MLA का इतना रुतबा था, तो उस समय कितने शहंशाह थे, उनके नाम के आगे सभी थर्राते थे, इसलिए थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मानवर काशीराम साहब को दोबारा से सूचना दी गई कि हमारी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। मानवर काशीराम साहब ने कहा, उनकी लाश को टिक्की में बांध करके ट्रैक्टर से खींचते हुए बिजोली गांव से बरेली कलेक्ट्रेट में लाया जाए और उनके दिशा निर्देशन के अनुसार उस लेखराज जाटव जी के सबको ट्रैक्टर से खिंचवा करके कलेक्ट्रेट पर लाया गया और उसमें भी झंडियाल साहब जो DM थे उनके सामने रखा गया कि इनके गोली लगी हुई है, इनके 2 गोलियां लगी हुई हैं और सरवा सिंह के भाई ने गोली मारी है, इसकी FIR होनी चाहिए। बीबी झंडियाल साहब ने उनकी बातों को सुना और रिपोर्ट लिखी गई और उसके बाद उनके भाई को गिरफ्तार भी किया गया। आगे चल करके वो एकदम उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया। जैसे इस समय मनीषा कांड जो हुआ है, इस पर सारा तमाम रिपोर्ट जो SIT की तमाम जितने भी बैठी हुई हैं और उन्होंने इस पर कह दिया है कि इसके साथ में कोई बलात्कार नहीं किया गया है, इसको कोई मारा पीटा नहीं गया है। इसी तरह से उस थानेदार ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसा रिपोर्ट दी और उस लेखराज जाटव की जो मृत्यु हुई थी उसको सूट किया था, उसे वो बाइज्जत बरी हुए। मानवर काशीराम साहब के सफल नेतृत्व से एक उनकी FIR तो लिख गई लेकिन वो न्याय नहीं मिला, क्योंकि उस समय हम सत्ता से दूर थे और सत्ता का दूसरे लोग ही उपयोग कर रहे थे, इसलिए हमारे उस सत्ता के कोई भी भनक भी हमारे नहीं, कोई भी आजादी नाम की उस समय कोई चीज नहीं थी, केवल हमारा संघर्ष ही हमारा साथी था। दूसरी घटना सन 1985 की है। दूसरी घटना सन 1985 की, ये भी घटना बड़ी अजीब गरीब घटना है और मानवर साहब का कितना सफल नेतृत्व रहा इसमें और हम सब लोगों का जो नेतृत्व था और जो उस समय DSP बन गई थी मानवर काशीराम साहब के समय में कटरा चांदथा में एक शराब की दुकान जो ठाकुर बिरादरी के लोगों ने खोल रखी थी, तो वहां की महिलाओं ने बहुत विरोध किया। वहां की महिलाओं में चंपा गौतमी, समुद्री देवी और केतुआ देवी, राम प्यारी जो महिलाएं थी उनका विरोध किया कि यहाँ शराब की भट्टी नहीं होनी चाहिए और बहुत उग्र आंदोलन भी किया। बीबी झंडियाल साहब के यहाँ भी आंदोलन किया और उस समय सैकड़ों की तादाद में DM साहब के कमरे पर भी गए और वहाँ मानवर काशीराम साहब के निर्देशानुसार उनको ज्ञापन भी दिया और कहा कि जो हमारी मांग है तुरंत अगर ये नहीं हटाया गया तो हम जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे, इसलिए शराब की भट्टी नहीं हटती है। तो बीबी झंडियाल साहब ने हम लोगों की बातों को सुना और तुरंत इस शराब की भट्टी को बंद करवा दिया गया। और ये वाली बात सरबराज सिंह और उनके भाई और तमाम अन्य जो ठाकुर बिरादरी के जो दबंग नेता थे उनको बहुत बुरी लगी और उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया कि देखो चमारों ने हमारे ठाकुरों की भट्टी वहां बंद करा दी है, इसका हमें बहुत बड़ा हमें मलाल है और हमें दुख है। मेरी आवाज आ रही है सर? समय में अपनी बात पूरी करें, आपका नेटवर्क बहुत वीक है इसलिए आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही साथियों तक। आवाज तो बंद जा रही है जी। तो उस समय तो शराब की भट्टी बीबी झंडियाल साहब के दरबार में हटा दी गई। बाद में 29 जून 1986 को दोबारा से सरवा सिंह और उनके भाई के दबाव में आकर के वो शराब की भट्टी खोल दी गई। जब उसमें शराब की भट्टी खोल दी गई, सारे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ में आवाज उठाई। बरेली में रोज ही मीटिंगें होती थी, रोज जुलूस निकलते थे और इस तरह से मानवर साहब के जीवन से संबंधित घटना सुनाए साहब। आज मानवर साहब की श्रद्धांजलि के लिए है जी। मानवर काशीराम साहब के ही उस संबंध में मैं बोल रहा हूँ। और सन 1986 में मानवर साहब को जब की सूचना मिली, उनका सूचना दी, उन्हीं के गाइडेंस पर यह सारा आंदोलन चलाया गया। और जब 16 अगस्त सन
1986 को मानवर काशीराम साहब बरेली आए और उस समय के गृह मंत्री दीक्षित साहब भी बरेली आए और उन्होंने कहा कि शराब की भट्टी तुरंत हटनी चाहिए। और उस समय मानवर काशीराम साहब की बात को न तो गृह मंत्री ने माना, न उस समय के डीएम ने माना और शराब की भट्टी को बरकरार रखा गया। 22 जनवरी सन 1986 को 22 जनवरी 1987 को जब मानवर काशीराम साहब दोबारा से आए और बहुत बड़ी मीटिंग रिलेटेड पे की कि आज ये शराब की भट्टी कांग्रेस ने और उनके लोगों ने नहीं हटाई है, लेकिन आज मैं ये कह जाता हूं, ये आपको मैं चेतावनी देकर के जा रहा हूं, ये शराब की भट्टी तो कांग्रेस ने नहीं हटाई है, लेकिन मैं कांग्रेस का भट्टा जरूर बैठा दूंगा। मानवर काशीराम साहब ने ऐसा अवसर उनको दिया। मानवर काशीराम साहब का जीवन बहुत ही बड़ा संघर्ष में बड़ा रहा है। उन्होंने नारा दिया, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाम से या बीएसपी करेगी पूरा, इसके लिए हमें पिछड़े इतिहास पर जाना होगा। 1932 24 सितंबर के को भी ध्यान देना होगा। उसमें पूना पैक्ट जब हुआ और बाबा साहब ने पूना पैक्ट जब करते समय जब ये कहा था कि आज मैंने ये पूरे दबाव में आकर के ये पूना पैक्ट किया है कि मेरे लोग जब सशक्त हो जाएं तो ये पूना पैक्ट को तोड़ दें, और बाबा साहब हवा बैठ कर रोने लगे। मानवर काशीराम साहब को उनकी बात को ध्यान दी। 18 मार्च 1953 को जो आगरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी चीज को कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने भी धोखा दिया है, इस बात का भी ध्यान मानवर काशीराम साहब को था। और सन 1956 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हिंदू धर्म को त्यागा था। ये भी बात मानवर काशीराम साहब को ध्यान में थी। और इन तीनों बात ये जो अधूरा सपना था, मानवर काशीराम साहब ने यही नारा दिया, बाबा तेरा मिशन अधूरा, काम से बीएसपी करेगी पूरा। इस तीनों बातों के ऊपर मानवर काशीराम साहब ने अपना ध्यान आकर्षित किया और इसी के लिए बीएसपी के आंदोलन को भी तेज किया। और जो 18 मार्च 1956 को मानवर काशीराम साहब ने आगरा में ये कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मानवर काशीराम साहब ने सबसे पहले उन्हीं पर ही अपना माइंड केंद्रित किया कि किस तरह से ये पढ़े लिखे समाज को जो हमारे मूवमेंट को में धोखा दिया है, इनको कैसे हम लाइन पर लावें, कैसे हम संघर्ष में लावें। इसकी कड़ी में मैं आपको बरेली में ये मैं बता देना चाहता हूँ, उन महापुरुषों के भी नाम को भी मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने अपनी नौकरियों को हाथ पर रख करके इस आंदोलन को चलाया। मतलब हेलो, आप समय में अपनी बात को पूरी रखें, आपका समय पूरा होने को है, समय में बात को पूरी करना सर, नेटवर्क भी वीक है आपका। जी मैं समय में ही कर देता हूँ। मैं उन महापुरुषों के नाम में जरूर ले देना चाहूंगा। मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझूंगा कि जिन लोगों ने बरेली में इस आंदोलन को हवा दी, सबसे पहले अशोक कुमार जो कमिश्नर थे, लेबर कमिश्नर थे, उनके विभाग में नेत्राम सागर और सीवी क्रूल मतलब उसमें उनके कार्यरत थे। आर.के. मानव जो उस समय बौद्ध धर्म के काफी अच्छे प्रचारक, उनके द्वारा मेरे लिए संपर्क हुआ और इस तरह से बरेली में बहुत बड़ा आंदोलन मतलब बहुत बड़ा संपर्क शुरू किया गया और मानवर साहब ने के सफल नेतृत्व में यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में सफल कार्यक्रम हुए। मैं मेरे ऊपर ये जो आप समय पर रखें तो मैं मानवर काशीराम साहब को 14 परिनिर्वाण दिवस पर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सारे समाज से मैं ये आग्रह करता हूँ कि मानवर काशीराम साहब के जीवन से वो शिक्षा ग्रहण करें और उन्हीं के आदर्श पे चल करके हम आगे को जो सत्ता हमारी मतलब है उस पर हम काबिज हो सकते हैं। मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि तमाम जो समस्या है उनकी चाबी जो है राजनीतिक सत्ता है और हमें उस राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहिए। और उनके सफल नेतृत्व के कारण ही हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। आगे चल करके उनके ही छत्र छाया में उन्हीं के ही कदम पर चलते हुए हम केंद्र पर भी काबिज हो सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ मानवर काशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और तमाम सुनने वालों के लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने अपने समय में बात को पूरा किया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में रतनलाल
चरगोत्रा साहब जो संयोजक हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। माननीय रतन लाल चरगोत्रा साहब। हो गया? हेलो जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तथागत महात्मा गौतम बुद्ध व बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज अपनी बात रख रहा हूं, जिसका विषय आज कांशीराम साहब के 14वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं भी उनका अनुयायी होते हुए उनको अपनी श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। आज का विषय है मानवर कांशीराम साहब का जीवन, संघर्ष और महापुरुषों का आंदोलन। साथियों, कांशीराम जी एक युग पुरुष व त्याग का प्रतीक थे। तथागत भी अपने घर से त्याग करके बुद्धत्व को प्राप्त हुए और इस दुनिया को एक रास्ता दिखाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी दुनियावी झंझटों को से दूर रहकर तथागत की तरह उस संस्कृति को आगे बढ़ाया और इन महापुरुषों ने एक लंबा इतिहास रच दिया, जिसका वर्णन चंद मिनटों या दिनों में करना संभव नहीं है। इन दोनों महापुरुषों को तो हम देखा नहीं था, मगर मान्यवर कांशीराम के साथ हम जरूर रूबरू हुए। कांशीराम का भी त्याग इन दोनों महापुरुषों की तरह और उनका यो बलिदान बहुजन समाज पार्टी व समाज के लोगों के तय जो उन्होंने संघर्ष किया। मैं उनके जन्म व उन्होंने शुरुआती दौर में वह कहाँ पढ़े क्या पढ़े बहुत सारे लोगों ने बता दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं 1980 में उनसे रूबरू हुआ था। उन दिनों 6 दिसंबर 1978 से बामसा बढ़ाकर हमारे जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अपना दौरा लगाया और कर्मचारियों को, जो हम जैसे कर्मचारी थे, उनको अपने कर्तव्य से रोशनास कराया और वो देश में घूम घूम कर इनको तैयार कर रहे थे। लेकिन एक चीज मैं आज कहना चाहूंगा कि वो जो संगठन बामसफ का बना था, वो एम्प्लॉय के माध्यम से बना था और वो एम्प्लॉय ने बनाया था, लेकिन वो एम्प्लॉय के लिए नहीं था। उनकी नौकरी और उसके रिजर्वेशन उसके लिए नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए, इस समाज को तैयार करने के लिए था। इस समाज में क्योंकि कर्मचारियों के पास समय होता है और वो बाहर जाकर जब दफ्तरों में बैठते हैं, उनके दिमाग में वो चीजें उनसे वाकिफ होते हैं और फिर उनके पास पैसा भी होता है और समय भी होता है। तो मान्यवर कांशीराम साहब हमें ये कहा करते थे कि दफ्तर से निकलकर आप अपने रिश्तेदारों के घर में जाएं, अपने परिवार में बैठे, उनको अपने इतिहास और बाबा साहब और उन बाकी महापुरुषों के बारे में बताएं। तो एक नॉन पॉलिटिकल रूट्स की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने जब देखा
कि ये एम्प्लॉइज के जो परिवार हैं वो काफी हद तक हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने उसको DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति में बदल दिया और उस दलित शोषित समाज समिति के जरिए उन्होंने एक राजनीतिक चेतना हमारे समाज में पैदा की, जिससे उन्होंने उसको टेस्ट करने के लिए या उसको देखने के लिए लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन भी लिए। मुझे याद है कि वो लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन पहले हरियाणा में हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुआ। तो साहब कहते थे कि जिस समाज की नॉन पॉलिटिकल जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती, वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तो जब ये चेतना समाज में आई तो माननीय कांशीराम साहब ने बाकायदा 14 अप्रैल 1984 को मवलंकरहार में पार्टी का नाम रखने के लिए एक अधिवेशन बुलाया था और उसमें हम भी शामिल थे। तो वहां पर सारी डिस्कशन करने के बाद बाबा कांशीराम साहब ने तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार थे, बहुजन हिताय बहुजन सहाय के नाम पर बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा। साथियों, आज उन्होंने काफी सारे इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें पहला सबसे था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। क्योंकि ये लंबी कहानी है, अब इसको विश्लेषण से बताने का नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, क्योंकि हमारा समाज जो है 6743 कास्टों में बटा हुआ है और जिसके रिजल्ट में हम अपने आप को एक जाति में ही सीमित करके रह जाते हैं। और बहुजन समाज जो है वो पार्टी का उदय मान्यवर कांशीराम ने किया, तो इस पर सिंपोजियम और ये सेमिनार रखे के जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और फिर उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन इज ए मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें सिंपोजियम रखे और उसको बड़े विस्तार से बताया कि रिजर्वेशन इज ए मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन, ये कोई खैरात नहीं है। तो साथियों, उनके उसी कारवां के चलते चलते जब 1983 में मान्यवर कांशीराम साहब DS4 के माध्यम से चल रहे थे, तो बैकवर्ड क्लासेस का आंदोलन कांशीराम साहब ने ही आगे बढ़ाया। बैकवर्ड क्लास का उन्होंने नारा दिया जब 6 दिसंबर 1980 को पार्लियामेंट में बैकवर्ड क्लास की मंडल कमीशन की रिपोर्ट रखी गई, तो उसको उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने उसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। तो कांशीराम साहब ने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो इस ढंग से उन्होंने उसको लागू करवाने के लिए हर बड़े शहर में धरना और प्रदर्शन किया और हर डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम दिए। और लास्ट में उन्होंने 14 अगस्त से 1 अगस्त से लेकर 19 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जेल भरो आंदोलन बोर्ड क्लब में धरना प्रदर्शन करके दिया। माननीय साहब, अगर हम आज देखें कि मंडल कमीशन जो हिंदुस्तान में लागू हुआ, मंडल कमीशन जो लागू हुआ, ये कांशीराम साहब की बहुत बड़ी देन है। तो इसके साथ साहब ने बहुत सारे सिंपोजियम किए। तो उन्होंने एक सिंपोजियम और किया जिसमें उन्होंने रखा कि कहीं हम भूल ना जाए, ये अपने महापुरुषों के लिए, जैसे आज
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये सेमिनार मतलब ये वेबिनार रखा है, तो कांशीराम साहब ने उस वक्त ये नारा दिया कि कहीं हम भूल न जाएं। उसके ऊपर उन्होंने संपोजियम रखे, जम्मू में भी हुआ और कश्मीर में भी हमने किया। तो साहब कांशीराम जी का ये समझाने की कोशिश की कि बहुजन समाज का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है, मराठी का हित बहुजन समाज के साथ सुरक्षित है और बैकवर्ड का हित भी बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है। कांशीराम साहब ने इतना आंदोलन जो था अकेले अपने बलबूते पर गांव गांव में और शहर शहर में घूमकर आगे किया और इससे बाबा साहब ने ये प्रेरणा दी, आप बाबा कांशीराम साहब ने ये हमें प्रेरणा दी कि आप छोटे साधनों का इस्तेमाल करके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि वो खुद जब इस मुहिम में लगे हुए थे तो उन्होंने 2 पैर 2 पहियों का इस्तेमाल किया। आपसे निवेदन है कि समय में अपनी बात को खत्म करें। दिल्ली से आगरा, आपसे निवेदन है कि समय में अपनी बात को पूर्ण करें। बिल्कुल खत्म कर देंगे जी। समय हो गया क्या? जी जी जी। तो उन्होंने जहां जम्मू कश्मीर में भी, मुझे ये पता है कि उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे आगरा में मेरा बड़ा अच्छा स्वागत हुआ और आप लोगों ने किया है। आज मैं समझता हूं कि बात को लंबा ना करते हुए, कहने को तो बहुत कुछ है, कांशीराम साहब के जो जीवन संघर्ष है उसका तो हम अभी एक लेश मात्र भी जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं समझता हूं कि जहां से माननीय कांशीराम साहब का कल पद यात्रा का स्वागत आगरा से हुआ था, आज वहीं से हमारा संघर्ष जो है आगरा से ही होने जा रहा है। अब आगरा रैलिंग पॉइंट बन गया है और मान्यवर हमारे अध्यक्ष धर्म प्रकाश जी भारतीय जो है वो अब कांशीराम साहब ने जो कारवां हमें हाथ में दिया था उसको बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर भी इस कारवां में अपने आप को शामिल करके पीछे नहीं हटेगा। और अंत में ये सब लोगों से, अपने सुनने वालों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी जनरेशन जो आगे आने वाली हमारी छोटी जनरेशन है या उनके साथ जिन घर में रहते हैं, अपने बच्चों को जरूर अपने महापुरुषों के बारे में जरूर बताएं और उनकी शिक्षा के आधार पर उनको तैयार करें ताकि आने वाला जितना हमारा हो और हमारा बहुजन समाज इस भारत का शासक बने। यही मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहब। आपने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया है। सिंपोजियम, ये सिंपोजियम एक किसी भी बिंदु के लिए विस्तृत डिबेट होता था और इस डिबेट के आधार पर मान्यवर साहब ने पूरे भारतवर्ष में बहुजनों को इस चेतना हेतु तैयार किया था। एक दूसरा और बिंदु आपने बताया साहब, कहीं हम भूल न जाएं, ये मान्यवर साहब ने फिर से हमको चेताया था कि जो बहुजन समाज है फिर से ये चुप होकर न बैठ जाए। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय प्रमोद वर्मा जी, संयोजक उत्तराखंड, उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना उद्बोधन रखें। माननीय प्रमोद वर्मा जी, संयोजक बुंदेलखंड। माननीय प्रमोद वर्मा साहब से मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें। माननीय प्रमोद वर्मा साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। माननीय प्रमोद वर्मा जी। माननीय प्रमोद वर्मा साहब से मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना उद्बोधन रखें। प्रमोद वर्मा जी, आप जुड़े हुए हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें।
और अपना उद्बोधन रखें। माननीय प्रमोद वर्मा जी। प्रमोद वर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं अब अंतिम वक्ता के रूप में मैं आज के हमारे महिला विंग की प्रांतीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन अंजू बोध जी से मेरा अनुरोध है कि आप आज अपना उद्बोधन रखें और मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय बहन अंजू जी। माननीय अंजू जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपना माइक अनम्यूट करते हुए अपना उद्बोधन रखें।